अपन कर पे देखो, लिखते जाइए आप, लिखते जाइए, लिखते जाइए, तब तक ना रुकिए। एक इंडेक्स बना लेते हैं। नहीं तो एग्जाम्पल ही लिख लो, आप लिखो NiCN4 2 माइनस PtCl6 4 माइनस, पहला एग्जाम्पल है NiCl4 2 माइनस PtCl6 4 माइनस PtCl6 2 माइनस फोर्थ WCO6 फिफ्थ Fe2CO9 सिक्स्थ Mn2CO10 सेवेंथ RuCO5 कर लोगे कैलकुलेट। अगर आपको नहीं ध्यान तो मैं बता देता हूँ, जो प्लेटिनम है, जो आपका रुथेनियम है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 44। ठीक है भाई, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 44 होता है। टंगस्टन में कितना होता है बोलो? टंगस्टन में कितना होता है? 74 होता है। और प्लेटिनम में कितना होता है? कितना होता है? 76। इसका 76, इसका 74। नहीं भाई, सही है रे, बिल्कुल सही है। 74 ही होता है इसका। चलो कैलकुलेट करते हैं। EN को फॉलो करवाना है अपने को। तो निकिल 28 होता है क्या एटॉमिक नंबर? ये तो निकिल का, लेकिन यहाँ पे निकिल +2 है। निकिल +2 का कितना हो जाएगा? 26। तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे ना, प्लस 2 × 4 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कर लोगे क्या? 34। ये बताओ, प्लेटिनम कितना आएगा? 76 है, लेकिन +2 में आएगा तो 74 आ जाएगा। ठीक है, 74 प्लस 2 × 6 कितना गया? 86। फॉलो कर रहा है, आपका फॉलो कर रहा है, लेकिन वो जो है वो आपको फॉलो नहीं कर रहा। ये क्या हो रहा है? फॉलो नहीं कर रहा। ये देखो 76 और 72 हो जाएगा क्या? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे कितनी है? +2। अलग पेन से लिख लेना आप। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी क्या है? 0 है। तो 72 EN क्या आएगा? 72 प्लस 2 × 6 कितना आ गया रे? 84 आ गया। नहीं कर रहा, क्या करें हम? कुछ नहीं कर सकते। अगला देखो, 74 प्लस 2 × 6, बिल्कुल सर कर दिया फॉलो इसने, 86। Fe2CO9। ये दो कॉम्प्लेक्स हैं तो आपको 2x मान के करना पड़ेगा। ठीक है, एक का 26, 2 × 26 प्लस 2 2 × 9 इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो? 52 प्लस 18 कितना आ गया?
कितना गया, एक और देखो यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और काउंट होते हैं, यहाँ पे मेटल मेटल इलेक्ट्रॉन के 2 बॉन्ड और काउंट होते हैं भाई, ध्यान रखना। प्लस एक मेटल मेटल बंद के 2 इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट में आप 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दोगे। अब की बात ध्यान रखना भाई, ये तो आपको ध्यान रखना है। तो ये आएगा कितना जाएगा 72, ठीक है। एक धातु के लिए कितना जाएगा, ये तो दोनों धातुओं के लिए है, एक धातु के लिए कितना जाएगा EN इक्वल टू 72 में टोटल कितने धातु हैं, 2 भाग लगा दो 36, तो ये भी फॉलो कर रहा है। यहाँ पे Mn2CO10, यहाँ भी एक मेटल मेटल बॉन्ड होता है, ध्यान रखना। यहाँ भी क्या होता है, एक मेटल मेटल बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे एक धातु, जहाँ पे धातु 2 या 3 आएंगे ना, वहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड आपको याद रखने हैं। तो कर लोगे जी सर, Mn25 होता है 2 × 25 प्लस 10 × 2 प्लस 2, क्यों, एक मेटल मेटल बॉन्ड के लिए। कर लोगे क्या, कितना आएगा EN 20 और 50 70 2 72, एक मेटल के लिए 72/2 36, बिल्कुल फॉलो कर लेगा। रुथेनियम एटॉमिक नंबर 44 प्लस कर लोगे 2 × 5, कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा क्या, किसका आ रहा है, जिनॉन का। कर लेगा, बिल्कुल फॉलो कर लेगा, ध्यान रखना भाई। ये एग्जांपल्स हो गया आपका EAN। सिमिलरली एक और होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज है। बस करना क्या है आपको, वहाँ पे आपको वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कंसिडर करने होते हैं। ये लिगेंड वाला कॉन्ट्रीब्यूशन तो एज इट इज रखना है आपको, लिगेंड वाला कॉन्ट्रीब्यूशन एज इट इज रखना है। बाकी जैसे मेटल मेटल बॉन्ड आ रहा है तो भी आपको वही करना है। बस करना क्या है, केवल मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको लिखना है। यहाँ पे आप टोटल इलेक्ट्रॉन लिखते थे, यहाँ पे आप टोटल इलेक्ट्रॉन लिखते थे, यहाँ पे क्या करना, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। जैसे यही देख लो निकिल, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10, वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, 28 होता है ना, तो 2 और 8 को जोड़ दो। 3D सीरीज के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, उनके एटॉमिक नंबर को जोड़ दो, उनके क्या आ जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्रोमियम का कितना होता है 24 होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 6, 2 + 4 6। देखो NiCl4 10, 10 और 8 18, अरे एक क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 कितने देंगे 8, 10 और 8 18। फॉलो कर रहा है, ध्यान रखना, फॉलो कर रहा है। सॉरी प्लस तो भी तो करोगे, चार्ज उल्टा कर दोगे आप, चार्ज क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। तो ये 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा फॉलो। ये देखो प्लेटिनम कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर, हाँ प्लेटिनम को वैलेंस में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, निकल के नीचे आता है, तो इसके में कितने आएंगे 10 आएंगे। निकल में जो आएंगे ना, उसमें कितने आएंगे 10 आएंगे, 10 और 12 कितने हो गए 10 तो वो हो गए। अब 10 में से 2 कम कर दो, 8 हो गए, 8 और 12 20 हो गए। यहाँ भी सॉरी 10 है, 10 और 12 कितने हो गए, बिल्कुल सही है भाई। ये ऊपर वाला चार्ज अपोजिट माइनस करना आपको। अगर ऊपर माइनस तो नीचे प्लस लिखोगे फॉर्मूले में, अगर ऊपर प्लस तो नीचे माइनस लिखोगे, तो 10 तो ये रहे और 12 ये हो गए, कितने हो गए 22, 22 में से 4 घटा दिया 18, बिल्कुल फॉलो कर लेगा। ये देखो 10 और 12 कितने 22, 22 में से 2 कम कर दो 20, फॉलो नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा तो वो भी नहीं करेगा। टंगस्टन किसके नीचे आता है, क्रोमियम के नीचे आता है। किसके नीचे आता है, क्रोमियम के नीचे।
तो क्रोमियम के नीचे आता है, क्रोमियम का होता है 24, कितना जाएगा 6, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 6, टंगस्टन के 6 प्लस 12 कितने गया 18, बिल्कुल फॉलो कर लेगा, ध्यान रखना। आयरन आपको पता है 26 होता है, तो 8 हो गई, ठीक है, 8 टू जा 16 प्लस 9 टू जा 18 प्लस एक मेटल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन 20, 36 हो गया, 36 को 2 से डिवाइड किया 18 आ गया, फॉलो कर रहा है। Mn2CO10 मैग्नीज 25 होता है, तो 5 हो गए, सॉरी 7 हो गए, 7 2 और 5 7, 7 दूनी 14 प्लस 10 दूनी 20 प्लस एक मेटल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गई 36, 2 से डिवाइड करोगे 2 मेटल है 18, फॉलो कर रहा है। लास्ट वाला रूथेनियम, आयरन के नीचे आता है, किसके नीचे आता है आयरन के नीचे आता है, तो इसके पास 26 होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, तो 8 इसके पास हो गए, 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18, 10 कहाँ से, 1 को बार 2 देते हैं 5, कितने देंगे 10, तो ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है भाई। 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप खुद कर लोगे, हेडिंग डालोगे कीलेट एंड कीलेटीकरण, कीलेट एंड कीलेटीकरण, ये इंपॉर्टेंट था भाई, ये आ सकता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालोगे आप कीलेट एंड कीलेटीकरण, हेडिंग आप डालोगे कीलेट एंड कीलेटीकरण। ये कीलेट क्या होता है, कीलेटीकरण क्या होता है, बिल्कुल इजी है, समझ लेना एक बार में, ठीक है। हेडिंग आपने लगाई है चिलेट एंड चिलेशन, चिलेट एंड चिलेशन होता क्या है, देखो आपने पढ़ रखे हैं लिगेंड, अगर लिगेंड मोनोडेंटेड है तो वो केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, अगर लिगेंड पॉलीडेंटेड है, अगर लिगेंड क्या है बाईडेंटेड या पॉलीडेंटेड है, तो वो मेटल के साथ एक ही मेटल है, जो आपके मेटल के जो लिगेंड के जो डिफरेंट डोनर एटम होते हैं वो मेटल के साथ क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के एक कीलेट रिंग, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, एक वलय संरचना का निर्माण करते हैं, एक चक्रीय संरचना बना लेते हैं, उस चक्रीय संरचना को कीलेट वलय कहते हैं, क्या कहते हैं कीलेट वलय उसको कहते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं कीलेटीकरण। एक एग्जाम्पल्स देखना आप, आपके पास एक लिगेंड है इथाइलिन डाइएमीन, कौन सा लिगेंड है सर, एथिलीन डाइएमीन, मैंने इसको कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। आपके पास कोई मेटल है, तो ये अपना लोन पेयर इसको देगा ऐसे, और ये अपना लोन पेयर इसको देगा ऐसे, और क्या बना लेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो जैसे ही इस लिगेंड ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया तो एक रिंग बन गई, क्या 5 मेंबर रिंग, क्या बन गई, एक 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, और ये जो रिंग होती है इसको क्या बोलते हो आप, कीलेट रिंग, जो भी आप बोलना चाहो, कीलेट बोल सकते हो, चिलेट बोल सकते हो, ठीक है, क्या कहोगे इसको चिलेट रिंग। और इस रिंग फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहोगे आप, चिलेशन, क्या कहोगे चिलेशन। देखो भाई NH3 लिगेंड की बात करते हैं, तो ये मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो बताओ क्या यहाँ पे चिलेट रिंग फॉर्म हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, यहाँ तो रिंग नहीं फॉर्म हो सकती, यहाँ तो रिंग फॉर्म ही नहीं हो सकती, यहाँ रिंग फॉर्म हो सकती है, तो ये बना लेगा। ऐसे ही आपका EDTA अकेला लिगेंड हेक्साडेंटेड होता है, एक अकेला लिगेंड 6 डोनर एटम से, 6 साइड से
वो बॉन्डिंग करता है, बहुत तगड़ी क्या बनाता है, चिलेटरिंग बनाता है, बहुत स्टेबल चिलेटरिंग बनाता है, ध्यान रखना EDTA। और उस चिलेटरिंग के सेंटर में कौन फिक्स होता है, कैल्शियम। कौन फिक्स होता है, कैल्शियम। ठीक है। अब एक बात मैंने आपको पहले कही थी कि हाइड्रोजन आपका जो है NH2 यही पढ़ते हो। तो ये बाइडेंटेड होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। तो उसके बाद 2 डोनर एटम है तो होना चाहिए। तो हो सकता है आप जो कहो और वो सही ना हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा सर कभी नहीं हुआ कि हमने बिल्कुल सही बताया हो। तो ये आपका क्या बन रहा है, 3 मेंबर रिंग। रिंग बन रही है, ठीक है। और चिलेटरिंग तो है, लेकिन ये हाईली क्या है, अनस्टेबल है। और ये क्या है, चिलेटरिंग स्टेबल है। 5 मेंबर 6 मेंबर सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, 3 मेंबर सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होती है, 4 मेंबर भी अनस्टेबल होती है, लेकिन 3 मेंबर सबसे ज़्यादा क्या होती है, अनस्टेबल होती है। बैठा दिमाग में, ठीक है। ये अनस्टेबल होती है, सो नॉट फॉर्म नहीं बनती है, ध्यान रखना। इसीलिए आपका जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन वो एज ए बाइडेंटेड लिगेंड बिहेव नहीं करता है, एज ए बाइडेंटेड लिगेंड बिहेव नहीं करता है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसका जो एक लोन पेयर होता है ना, उसको अपन प्रोटोनेट कर देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, इसके साथ एक H+ और जोड़ देते हैं। इसने एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन को दे दिया, इसके ऊपर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अपने देखो हाइड्रोजनियम आयन बोल दिया इसको, क्या बोल दिया, हाइड्रोजनियम आयन। जब अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड पढ़ा था तो वहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज लिगेंड थे वहाँ पे इसका एग्जांपल लिखा था हाइड्रोजनियम आयन का, NH2 NH3+, ठीक है ना। तो ये अपने वहाँ पे लिखा था, बैठा दिमाग में। एक ग्लाइसिनेटो का और देख लो, ग्लाइसिनेटो क्या था आपका, सॉरी एसिटाइल एसीटोनेटो, वो भी देख लो आप, जो अच्छा करे, जो आपको मन करे। ये आपका लिगेंड कैसा है, AC/AC-, ठीक है। ये भी क्या बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बना रहा है, 6 मेंबर चिलेट रिंग। और ये हाईली स्टेबल होती है, ध्यान रखना। क्या होती है, हाईली स्टेबल होती है ये 6 मेंबर चिलेट रिंग। ऐसे ये ग्लाइसिनेटो और देख लो, ग्लाइसिनेटो, जिसको आप Gly- कहते हो, ठीक है। क्या होता था, ये आपको होता था CH2COO- NH2 होता था। देखो ध्यान से देखना, ये लो 1 2 3 4 5, ये क्या बना रहा है आपका, 5 मेंबर्ड चिलेट रिंग। और कैसी है वो, कैसी है वो, अनहोनी स्टेबल है। तो होता क्या है, जो पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं वो एक साथ अपने मोर देन 2 डोनर एटम या 2 डोनर एटम को एक साथ बाइंड करके एक रिंग फॉर्म करते हैं मेटल के साथ, इसको क्या कहते हो, चिलेट रिंग कहते हो। और इस प्रोसेस को क्या कहते हो, चिलेशन। ऐसे ही आप ऑक्सोलेटो को बना सकते हो, किसका बना सकते हो, ऑक्सोलेटो को भी आप बना सकते हो,
C2O पर आप इसको कहते हो OX माइनस, इसको आप कहते हो। ठीक है भाई, ये लो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है, बना देना, कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे आएंगे आपके पास। DMG आएगा, निकल DMG का तो एक कॉम्प्लेक्स होता है NiDMG2, बहुत सारे होते हैं, तो ध्यान रखना आप। ठीक, ये एग्जाम्पल है चिलेशन के। पहले मैं थ्योरी लिख देता हूँ, फिर आप इन एग्जाम्पल्स की फ़ोटो बना लेना, चाहो तो, नहीं चाहो तो मत बनाना। हेडिंग लो किलेट और किलेटीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है ना भाई, आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है, ध्यान रखना, पता होना चाहिए आपको इस चीज़ का। लिखो, जब कोई द्वितंतुक या बहुतंतुक लिगैंड, जब कोई द्वितंतुक या बहुतंतुक लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ, जब कोई द्वितंतुक या बहुतंतुक लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ बंधित होता है तो, जब कोई द्वितंतुक या बहुतंतुक लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ बंधित होता है तो, बंधित होता है तो एक चक्रीय संरचना का निर्माण करता है, तो एक चक्रीय संरचना का निर्माण करता है। ठीक है भाई, एक चक्रीय संरचना का निर्माण करता है। इस चक्रीय संरचना को कीलेट कहा जाता है। इस चक्रीय संरचना को क्या कहा जाता है? चीलेट कहा जाता है। ठीक है, चक्रीय संरचना को चिलेट कहा जाता है। चिलेट बनने की प्रक्रिया तथा कीलेट बनने की प्रक्रिया तथा कीलेट बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? क्या कहलाती है? चिलेट बनने की प्रक्रिया कीलेटीकरण कहलाती है। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो, फिर बाद में उतार लेना इनको। लिखो, कीलेट सामान्य संकुल यौगिकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। कीलेट जो होते हैं ना, ये कीलेट रिंग है। ये जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, उनकी कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसके रीजन भी दो रीजन होते हैं, कोई एंट्रोपी रीजन होता है और एक दूसरा रीजन होता है। दो रीजन होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। तो कीलेट सामान्य संकुल की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि इनमें संकुल के वियोजन के लिए कम से कम 2 बंध तोड़ने होते हैं। क्योंकि इनमें संकुल के वियोजन के लिए कम से कम 2 बंध तोड़ने पड़ते हैं, जिनके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि इनमें संकुल के वियोजन के लिए 2 बंध तोड़ने पड़ते हैं, जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अरे आपने पानी के साथ संकुल बना रखा है, एक धातु है जिसके साथ 6 पानी जुड़े हुए हैं, तो पानी तो एक ही बॉन्ड बनाता है, एक लिगेंड एक ही बॉन्ड बनाता है, तो वो तो आराम से टूट सकता है। अमोनिया के साथ बॉन्ड बना रखे हैं तो वो भी एक ही बॉन्ड बनाता है, वो भी टूट सकते हैं। लेकिन ये जो लिगेंड है, देखो धातु के साथ अकेला लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे आपको लिगेंड को अलग करने के लिए धातु से। ठीक है ना, यहाँ पे धातु को लिगेंड से अलग करने के लिए 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और 2 बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं कीलेट कॉम्प्लेक्स, ये क्या होते हैं? हाईली स्टेबल होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट लाइन देखना, किसी संकुल में जितनी अधिक वलय संरचना होगी वह संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा। किसी संकुल में जितनी अधिक वलय संरचना होगी, किसी संकुल में जितनी अधिक वलय संरचना होगी वह संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा। यही कारण है कि षटदंतुक लिगेंड EDTA के साथ कैल्शियम जैसा आयन भी सरलता से संकुल बना लेता है। कैल्शियम जैसा आयन भी सरलता से स्थायी संकुल बना लेता है।
उसके फ़ोटो में बना देता हूँ, आप पहले इनको बना लेना। एग्जाम्पल ऑफ चिलेशन लिखना, किलेटिकरण के उदाहरण लिख लेना और आप उनको बना लेना। मैं अब आपको इसका षटदंत ग्रुप दिखा देता हूँ, EDTA का, मिटा दें उसको। अब इसका क्वेश्चन बना के लिखेंगे अपन, ठीक है। चलो इसको नहीं मिटा रहा मैं, बाकी इसको मिटा देता हूँ। तो जो हमने क्या कहा, जो EDTA है ना, षटदंत को होता है, तो अकेला ही कैल्शियम, इस अकेले के साथ ही कैल्शियम जैसा आयन ही क्या बना लेता है, स्थायी संकुल बना लेता है। ठीक है। ये डिटेल ले रहे हो ना, वो हेक्साडेंटेट आप ले रहे हो। देखो भाई, देखना देखते रहो, देखते रहो। ठीक है, इसके दो बन गए, इसके दो और बनाने हैं। ये लो, चाहो तो आप इनको ऐसे मिला सकते हो। तो EDTA क्या होता है, इथाइलिन डाइमीन, ऐसा परफॉर्मा बनाते थे आप, NH2NH2 लिखते थे, एथिलीन डाइमीन। अब डाइमीन बनाने के लिए वहाँ पे NH2NH2 लिखते थे, यहाँ पे NH2 ना लिख के टेट्रा एसीटेट लिखना है आपको। ये 4 एसीटेट आप लगा दो, चार एसीटेट आप लगा दो बस। ये CH2 NH2NH2, इस नाइट्रोजन के साथ दो देखो, एक तो डायरेक्ट बॉन्ड बना रखा है इस नाइट्रोजन ने, और दो क्या कर रखा है, एक तो इस वाले ऑक्सीजन से घूम के और एक इस वाले ऑक्सीजन के घूम के बॉन्ड बना रखा है। सिमिलरली इस नाइट्रोजन ने एक तो ये वाला बॉन्ड और देखो एक इधर से घूम के ये वाला बॉन्ड बना रखा है। तो ऐसे इस टाइप से एक कॉम्प्लेक्स बनता है इनका, जिसको आप हेक्साडेंटेड कॉम्प्लेक्स कहते हो।
ठीक है, कैल्शियम जैसा इसमें फंस जाता है, ध्यान रखना भाई। ये फ़ोटो बना लेना आप वहाँ पे। अब एक क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, जो हाइड्रोजन है आपका, जो आपका हाइड्रोजन है वो बाइडेंटेड लिगेंड की तरह लगता है, लेकिन वो एज ए मोनोडेंटेड बिहेव करता है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है वो भी लिखेंगे अपन। लिखो, लिख लेना भाई। ठीक है, बाकी इसकी सही से फ़ोटो आप बुक में से देख के बना लेना, मुझे कोई दिक्कत उसमें नहीं है। हाँ बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो आप इसकी। देखो भाई, देखो देखो, ये लो बस। अब के बाद ज़्यादा अच्छा लग रहा है कॉम्प्लेक्स, वैसे घुमा के बना दो, जो आपको अच्छा लगे वैसे बना दो। ठीक है भाई, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। हाइड्रोजन के पास 2 दाता परमाणु हैं, फिर भी ये एक तंतु लिगेंड की तरह कार्य करता है, क्यों? हाइड्रोजन के पास 2 दाता परमाणु हैं, फिर भी ये एक तंतु लिगेंड की तरह कार्य करता है, क्यों? ठीक है, इस फोटो वाले बना लेना। लिखो, हाइड्रोजन यदि दोनों दाता परमाणुओं से धातु के साथ उपसर्ग संबंध बनाता है तो, हाइड्रोजन यदि दोनों दाता परमाणुओं से, हाइड्रोजन यदि दोनों दाता परमाणुओं से धातु के साथ बंध बनाता है तो, दोनों दाता परमाणुओं से धातु के साथ बंध बनाता है तो एक 3 सदस्यीय कीलेट वलय बनती है। एक 3 सदस्यीय कीलेट वलय बनती है। एक 3 सदस्यीय कीलेट वलय बनती है जो कि बहुत अस्थायी होती है, जो कि बहुत अस्थायी होती है। इसीलिए हाइड्रोजन द्वितंतु लिगेंड की तरह व्यवहार ना करके, इसलिए हाइड्रोजन द्वितंतु लिगेंड की तरह व्यवहार ना करके एक तंतु लिगेंड की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये फोटो बना लो, लिख लिया, राइटिंग डाल दो आप। कीलेट प्रभाव की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है। कीलेट प्रभाव की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है। ठीक है भाई, कीलेट प्रभाव की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है। देखो, पहला लिखो आप, एंट्रोपी में वृद्धि। पहला आप लिखोगे
एंट्रोपी में वृद्धि। अब ये क्या होती है एंट्रोपी में वृद्धि? ये क्या होती है? वही होती है एंट्रोपी का मतलब अव्यवस्था। अगर अव्यवस्था जितनी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी? धनात्मक होगी। अव्यवस्था जितनी ज़्यादा होगी एंट्रोपी उतनी क्या होगी? धनात्मक होगी। देखो आपने इक्वेशन पढ़ रखी है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। ठीक है, आपको डेल्टा जी इज इक्वल टू अगर नेगेटिव आ जाता है तो आप क्या कहोगे? जो रिएक्शन है वो क्या होगी? स्पॉन्टेनियस, स्वतः प्रवर्तित। कैसे होगी? स्पॉन्टेनियस, स्वतः प्रवर्तित, अपने आप हो जाएगी। तो अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और ये पहले से नेगेटिव होता है। जब भी नया बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। जब भी नया बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो वहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है और आपको इस डेल्टा जी को नेगेटिव लिखना है। तो अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, अगर डेल्टा एस की वैल्यू आ गई पॉजिटिव आ गई तो आराम से पूरा फैक्टर डेल्टा जी को नेगेटिवली इंक्रीज कर देगा। तो आप कह दोगे कि ये रिएक्शन इजीली फीजिबल हो जाती है। इजीली क्या हो जाती है? फीजिबल हो जाती है। कब? जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या, सॉरी डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो रिएक्शन इजीली फीजिबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव आ जाती है। तो यही होता है आपका। ठीक है, एंट्रोपी में वृद्धि होती है जब चिलेशन होता है ना। जब चिलेशन होता है तो वहाँ पे एंट्रोपी में वृद्धि होती है। कैसे होती है अभी प्रूफ करेंगे एग्जाम्पल से। मान लो इधर आपके पास, जैसे मान लो आपके पास एक एग्जाम्पल है CO EN का थ्राइस प्लस 3 प्लस CO NH3 का 6। ठीक है, प्लस थ्राइस ऑफ EN लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं। जैसे आपने ऐसा किया, अब आपके पास ये बन जाएगा CO ये बन जाएगा आपका। और यहाँ पे चिलेशन हो जाएगा क्या? इथाइलिन डाइमीन चिलेशन कर लेगा। अब बताओ इधर टोटल पार्टिकल्स कितने हैं? एक तो ये रहा और 6 ये रहे, 7 हैं क्या टोटल? इधर कितने? 3 ये रहे, 1 ये रहा, 4 हैं। तो उत्पाद की एंट्रोपी माइनस अभिकारकों की एंट्रोपी। उत्पाद में 7 हैं, अभिकारकों में 4 हैं। तो अंतर कितना आएगा? 3 प्लस का 3 मतलब धनात्मक आ रहा है। यहाँ पे डेल्टा एस क्या आ रहा है? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ये 7 है, ये 4 है। डेल्टा एस क्या आ गया? प्लस का 3। और इस रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है, डेल्टा एस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। चिलेशन के लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो देखो यहाँ चिलेशन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? चिलेशन हो रहा है और डेल्टा एस भी क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब ये रिएक्शन तो हो जाएगी। मतलब जहाँ भी आपको चिलेशन की पॉसिबिलिटी दिखेगी तो वहाँ वो रिएक्शन पहले होगी। रीजन क्या है? एंट्रोपी में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि एंट्रोपी में वृद्धि हो जाती है इसलिए ये जो चिलेशन जो रिएक्शन होती है फीजिबल होती है, आराम से स्पॉन्टेनियस हो जाती है। तो लिख लो एक बार इसके बारे में, लिखना। ऊष्मागतिकी के अनुसार किसी भी क्रिया के दौरान एंट्रोपी में वृद्धि होने पर, ऊष्मागतिकी के अनुसार किसी अभिक्रिया के दौरान एंट्रोपी में वृद्धि होने पर, अर्थात एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक होने पर, अर्थात एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक होने पर वह अभिक्रिया स्वतः होती है। एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक होने पर वह अभिक्रिया स्वतः होती है। ठीक है, आगे आप लिखना ये रिएक्शन लिख लो। ठीक है भाई,
यदि डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो नेगेटिव हो, डेल्टा एस क्या हो पॉजिटिव हो, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। और ये ऐसा तब कब हो सकता है जब ऐसा हो। ठीक है, ये लिख लो आप, लिखना आगे। अतः ऐसी अभिक्रियाओं में क्रियाकारकों की तुलना में उत्पाद अधिक स्थायी होते हैं। अतः ऐसी अभिक्रियाओं में क्रियाकारकों की तुलना में उत्पाद अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलेशन हो रहा है कि ये मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे चलेशन नहीं हो रहा, तो ये क्या है लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लिखो क्या लिखा आपने, क्रियाकारों की तुलना में उत्पाद अधिक स्थायी होते हैं। आगे लिखना, किलेटीकरण में क्रियाकारकों की तुलना में उत्पाद में कणों की संख्या क्या होती है अधिक होती है। किलेटीकरण में चिलेशन में क्रियाकारकों की तुलना में उत्पाद में कणों की संख्या क्या होती है अधिक होती है। देखो यहाँ पे 7 कण हैं, यहाँ पे कितने 4 कण हैं। तो किलेटीकरण में क्रियाकारकों की तुलना में उत्पाद में कणों की संख्या अधिक होती है। अतः इस अभिक्रिया के दौरान क्या हो रहा है बोलो, एंट्रोपी में वृद्धि हो रही है। अतः इस अभिक्रिया के दौरान एंट्रोपी में वृद्धि होती है। इसलिए कीलेट संकुल सामान्य संकुलों से अधिक स्थायी होते हैं। इसीलिए कीलेट संकुल सामान्य संकुलों से अधिक स्थायी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उतार लो। ठीक है, ये लिख लो। दूसरा लिखोगे आप वलय संरचना। दूसरा क्या लिखोगे वलय संरचना। पहला तो हो गया एंट्रोपी में वृद्धि, दूसरा क्या लिखोगे आप वलय संरचना रिंग साइज। ठीक है भाई, देखो चिलेट रिंग की साइज जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो उतना ज़्यादा क्या होगा स्टेबल होगा। 6 मेंबर ज़्यादा स्टेबल होती है, फिर 5 मेंबर और सबसे कम स्टेबल होते हैं 4 मेंबर। ठीक है, चिलेट रिंग की साइज जितनी बड़ी होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा स्टेबल होगा। तो ये आपका हो गया वलय संरचना। चिलेट वलय की संरचना जितनी अधिक बड़ी होगी उसका स्थायित्व उतना ही क्या होगा अधिक होगा। उसका स्थायित्व उतना ही क्या होगा अधिक होगा। लिख लो, छोड़िए इसमें लिखना। 5 सदस्य युक्त वलय संरचना में 5 सदस्य युक्त वलय संरचना में तनाव न्यूनतम होता है। 5 सदस्य युक्त वलय संरचना में तनाव न्यूनतम होता है। अतः 5 सदस्य युक्त कीलेट वलय अधिक स्थायी होते हैं। अतः 5 सदस्य युक्त कीलेट वलय अधिक स्थायी होते हैं। वहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है बहुत मतलब वहाँ पे जो स्टेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा रहती है 5 सदस्य वाली संरचना में। ठीक है, तो 5 सदस्य संरचना वाले जो भी कीलेशन होगा ना चिलेशन होगा वो स्टेबल होंगे। पॉइंट नंबर 3 लिखो। तीसरा पॉइंट लिखो, सामान्य संकुलों में
धातु लिगेंड के मध्य बंध टूटने से सामान्य संकुलों में धातु लिगेंड के मध्य बंध टूटने से संकुल की ज्यामिति विकृत हो जाती है। ठीक है, सामान्य संकुलों में धातु लिगेंड के मध्य बंध टूटने से संकुल की ज्यामिति क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। समझना एक बार, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं स्टेटमेंट को। देखो भाई, जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स होता है ना, उनमें जैसे ही धातु लिगेंड का बॉन्ड टूटा, जैसे ही धातु लिगेंड का बंध टूटा, अब इसकी ज्यामिति विकृत होगी। फिलहाल इसकी ज्यामिति अष्टफल की नजर आ रही है, लेकिन बाद में स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी, वर्ग समतलीय, वर्ग पिरामिडीय हो जाएगी। ये तो सामान्य संकुल है। लेकिन जो कीलेट कॉम्प्लेक्स है ना, यहाँ पे क्या होगा, मेटल लिगेंड बॉन्ड टूटने पर संकुल की ज्यामिति विकृत हो जाती है। ये ऐसा नहीं होता। होगा क्या, मान लो एक बॉन्ड टूट भी गया, एक बॉन्ड का टूट गया तो ये फ्री हो गया। अब आराम से घूम के ये दूसरी डायरेक्शन से आके पीछे बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे एक बॉन्ड टूट भी गया तो ये फिर से घूम के इस वाला बॉन्ड इधर बना लेते हैं, ये वाला बॉन्ड इधर बना लेते हैं, वापस उसी से बॉन्ड बना लेगा, या तो खुद से बना लेगा या दूसरी साइड से बना लेगा। समझ में आ गया क्या? जो बाइडेंटल लिगेंड होता है उनका एक फायदा ये होता है कि अगर एक बॉन्ड टूट भी गया तो वो घूम फिर के आकर वापस वहीं से बॉन्ड बना लेगा। समझ में आ गया ना? इसलिए ये स्टेबल होते हैं, मतलब यहाँ पे संकुल की ज्यामिति विकृत नहीं होती। आप लिख सकते हो यहाँ पे जो कीलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहाँ पे मेटल लिगेंड बॉन्ड टूटने पर संकुल की ज्यामिति क्या नहीं होती, विकृत नहीं होती है। इसलिए भी जो आपके कीलेट कॉम्प्लेक्स हैं वो क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। तीसरा पॉइंट बना के लिखोगे संकुल की ज्यामिति, और वहाँ पे आप इस फोटो को बाद में चिपका लेना, पहले मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो। ठीक है भाई, लिखो। सामान्य संकुलों में धातु लिगेंड के मध्य बंध टूटने पर शेष संकुल की ज्यामिति विकृत हो जाती है, लेकिन कीलेट में धातु लिगेंड के मध्य एक बंध टूटने पर भी, लेकिन कीलेट में धातु लिगेंड के मध्य एक बंध टूटने पर भी धातु के साथ लिगेंड दूसरे बंध के साथ जुड़ा रहता है, धातु के साथ लिगेंड दूसरे बंध से जुड़ा रहता है, जिससे वह धातु से दूर नहीं जा सकता, एवं पुनः धातु के साथ बंधन कर लेता है, ठीक है भाई, पुनः धातु के साथ बंधन कर लेता है। इसलिए कीलेट क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। समझ में आ गया? इसलिए कीलेट अधिक स्थायी होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स आपके होते हैं, उनमें जैसे ही मेटल लिगेंड के बीच का बॉन्ड टूटा, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से उनकी जो ज्योमेट्री वो डिस्टोर्टेड हो जाएगी। अब देखो ये कैसा लग रहा है आपको, ये आपको लग रहा है अब वर्ग पिरामिडीय, स्क्वायर पिरामिडल लग रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर एक बॉन्ड टूट भी गया तो इसको कोई टेंशन नहीं है, कुछ देर बाद में आके वापस यहीं से जुड़ जाएगा। एक बॉन्ड तो जुड़ा हुआ है एक मेटल के साथ, इनका दोनों बॉन्ड तो टूटे नहीं। अगर एक बॉन्ड टूटे तो यहाँ तो पूरी ज्यामिति विकृत हो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता?
क्योंकि लिगेंड का एक बॉन्ड तो हार्ड मेटल के साथ जुड़ा हुआ ही रहेगा, दूसरा बॉन्ड टूट भी गया तो वो कुछ देर बाद में आके वापस फिर से जुड़ जाएगा। तो ये जो आपके होते हैं कीलेट एवं कीलेटीकरण, यहाँ पे ये ख़त्म होता है, ठीक है। और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो आप इसको अच्छे से समझोगे।